राधे राधे। जगमोहन जी के घर पर बड़ी भीड़ जमा हो रही थी। जगमोहन जी का कलेजा फटा जा रहा था। उनकी पत्नी का मृत शरीर पड़ा था। लाल जोड़े से महिलाओं ने सजा दिया था। 16 श्रृंगार कर दिया था। कहा जाता है कि जब सुहागन औरत दुनिया छोड़कर जाती है तो उसे 16 श्रृंगार करके ही अंतिम विदाई दी जाती है। अभी जगमोहन जी की उम्र ही क्या थी, 45 पार किए थे। औलाद के नाम पर सिर्फ एक बेटी थी। दामाद वकील था। बेटी और दामाद दोनों दिल्ली में रहा करते थे। अभी इंतजार था कि बेटी के आने का, लेकिन समय देर हो रही थी। कोई तो कहता था कि बड़ी देर हो रही, शमशान तक लेकर चलते हैं, और कोई कहता रुक जाओ, एक ही बेटी है, माँ को तो देख ले। अंतिम समय में जगमोहन जी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उनका कलेजा फट रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल करता था कि दहाड़े मारकर रोने लगूं और पत्नी से जाकर पूछूं कि क्या तू मेरे साथ इतने ही दिन रहने वाली थी? आधी जिंदगी में छोड़कर जाने का तुझे क्या हक है? तूने तो पूरी जिंदगी साथ रहने का वादा किया था, फिर इस तरह से मुझे तड़पता हुआ छोड़कर तू क्यों जा रही है? कुछ ही समय के बाद एक कार आकर रुकी, जिसमें से रोती बिलखती उनकी बेटी गायत्री कार से उतरकर आई। पीछे पीछे दामाद भी गायत्री को पकड़ते आए। पहले तो गायत्री आकर माँ के सर से लिपट कर रोने लगी। दामाद जी उसे संभालने की कोशिश करते थे, लेकिन जब वह नहीं उठी, पड़ोस के लोग कुछ आए और कहने लगी, बेटी गायत्री, अब तो जो होना था तो हो गया है। तुम्हारी माँ इतने ही दिनों के लिए दुनिया में आई थी। गायत्री कहाँ किसी का सुनने वाली थी। आज माँ उसे अकेला करके चली गई थी। कपड़े को हटाकर गायत्री को माँ का मुंह दिखा दिया जाता है। फिर कुछ औरतें गायत्री को पकड़ लेती हैं। लोगों का कहना था कि पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब हमें ले चलना चाहिए। गायत्री चीख चीख कर रोती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ को मत लेकर जाओ, मेरी माँ को रहने दो। बेटी चीख चीख कर रोती रही और लोग माँ की मृत शरीर को उठाकर चले गए। कुछ दूर तक माँ की झलक दिखाई देती रही, लेकिन फिर माँ आंखों से ओझल हो गई। गायत्री का रो रो कर बुरा हाल था। कोई औरत तो लाकर पानी का घूंट पिलाई, बेटी थोड़ा साहस रख, दुनिया में जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। गायत्री इस वक्त कहाँ किसी का प्रवचन सुनने वाली थी। वह रोती चिल्लाती रही। कुछ औरतों ने उसका पसीना पूछा, कुछ ने उसके आंसू। वह बेहोश सी हो गई तो किसी ने आंखों में छींटा कर उसे होश में लाया। करीब 4 घंटे के बाद अंतिम दाह संस्कार करने गए हुए लोग वापस लौटकर आ गए। जगमोहन जी का उदास चेहरा। घर में आने के बाद जो रस्में रिवाजें होती है उसे निभाया गया। जगमोहन जी किसी से ना बात कर रहे थे और ना ही कोई रिएक्शन। जब बेटी ने देखा पापा तो मेरे से भी ज्यादा उदास हैं, उसने पापा से बात करने की कोशिश की। अब घर में कोई नहीं था, इसीलिए किचन में बेटी को ही जाना था। वह किचन में गई, अपने पति और पापा के लिए कुछ तो भोजन बनाना ही था। गायत्री जब खाना बनाकर लाई, पापा खा लो। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, दामाद जी को खिला दो। नहीं पापा, आप नहीं खाएंगे तो हम लोग भी नहीं खाएंगे। गायत्री ने बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन जगमोहन जी को कहाँ भूख थी। वह तो अपनी पत्नी की यादों में तड़पे जा रहे थे। बेटी ने सोचा, ये क्या हो गया, मेरे से ज्यादा तो मेरे पापा को तकलीफ हो रही थी। जगमोहन जी की यादों में हर चीज बसी हुई थी। वह सुबह उठते तो पत्नी की आवाज सुनाई देती। उन्हें लगता कि बिस्तर पर रहते ही गायत्री मुझे आवाज देने लगती थी, उठ भी जाओ, कितना सोते हो, दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहे हो, चलो जी चाय ठंडी हो रही है। तब जाकर चाय का नाम सुनते ही जगमोहन जी उठकर बैठ जाते थे। लेकिन आज उन्हें कौन इतना सुनाएगा, कौन उनका इतना ध्यान रखेगा। दोनों पति पत्नी ही तो बच्चे थे। घर में पूरा दिन दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ रोका टोकी करते ही रहते थे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उन दोनों के बीच में प्यार था। साथ में बैठकर खाते, दोनों साथ ही मार्केट जाते थे। दोनों पति पत्नी हर समय एक साथ ही दिखाई देते थे। जगमोहन जी से अब रहा नहीं जाता था। उनकी जिंदगी खुद के लिए बोझ बनी थी। उनके मन में कई सवाल उठते थे। आखिर मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा?
धीरे धीरे 13वीं का समय आया, लोग इकट्ठा होने लगे। 13वीं भी हो गई। 13वीं के कुछ दिनों के बाद बेटी ने कहा, पापा, इनको भी अपने ऑफिस में जाना रहता है। कोर्ट के बहुत सारे केस हैं जो इन्होंने मुंशी को सौंप दिया था, लेकिन कुछ बड़े केस जो इनको खुद ही करना है, इसीलिए जाना ही पड़ेगा। पापा ने कह दिया, बेटी अब तो मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी घर गृहस्थी में खुश रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब बिन माँ की बेटी अपने पिता को अकेले छोड़कर जाते हुए इस बार गायत्री का दिल तड़प रहा था। उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो पापा को छोड़कर जाए। उसने कहा भी, पापा मेरे साथ चलो, कुछ दिन आपको वहाँ रह के अच्छा लगेगा, अभी आपको बहुत अकेला महसूस होगा। नहीं बेटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही तुम्हारी माँ की यादें हैं, उसी के सहारे मैं जी लूंगा। हट कर दिया पापा ने। गायत्री ने इतना समझाया तो भी पापा जाने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर गायत्री की मजबूरी थी, पति के भी काम को देखना था, इसीलिए उसे दिल्ली वापस अपने पति के साथ जाना ही पड़ा। इधर बेटी के जाने के बाद जगमोहन जी अब तो अपनी पत्नी की यादों में ही समा गए थे। वह ना तो खाते ना बनाते थे। कुछ दिन तो पड़ोसी उन्हें कुछ ना कुछ देकर जाया करते थे, उसी से वह खा लिया करते थे। वरना कभी पत्नी की तस्वीर लेकर, तो कभी रसोई में, तो कभी डिब्बों में, कभी किसी भी सामान में हाथ रखते और कहते, इस चीज को मेरी पत्नी संभाल कर रख कर गई है, मैं इसे यहाँ से हिलाऊंगा नहीं। उसकी सारी यादें जैसे की जैसे रखती है। अभी तक उन्होंने एक भी चीज इधर से उधर नहीं किया था। वह महसूस करना चाहते थे कि मेरी पत्नी अभी भी मेरे साथ है, उसी की यादों के सहारे जी रहे थे। अब तो 2 महीने गुजर गया था, बीच बीच में बेटी का फोन आता रहता, तो कह देते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, तुम चिंता मत करो। एक दिन सुबह सुबह गायत्री ने फोन लगाया तो पापा फोन नहीं उठाए। गायत्री ने फिर दोबारा लगाया तो भी पापा फोन नहीं उठाए। अब तो दोपहर के 3 बज चुके थे। गायत्री ने अब तक कई बार फोन लगा चुकी थी, लेकिन उसके पापा फोन नहीं उठा रहे थे। गायत्री को बड़ी चिंता खाए जा रही थी। उसने अपने पति से कहा, क्या हो गया मेरे पापा को? क्या पापा ने मेरे इतने मिस कॉल नहीं देखे होंगे जो पापा ने मुझे फोन वापस नहीं किया? उसका आज चिंता के मारे पूरा दिन खराब गया, उसने कुछ खाया भी नहीं। उसकी हालात उससे पति से छुपी नहीं थी। उसके पति भी कहने लगे, गायत्री तुम अपने से ज्यादा अपने पिता की चिंता करती हो, मुझे लग रहा है कि तुम खुद कहीं बीमार ना हो जाओ। अब मैं क्या करूं, इतना दूर है, मैं तुम्हें छोड़ भी तो नहीं सकता। गायत्री बहुत परेशान रही। उसने पड़ोस में फोन किया, आंटी मेरे पापा से बात करना था। पड़ोस वाली आंटी आई तो उसने बताया, बेटी तुम्हारे घर में ताला है, तुम्हारे पापा कहीं नहीं है। गायत्री और भी परेशान हो गई कि आखिर मेरे पापा कहाँ चले गए। फिर गायत्री अपने घर में उदासी से बैठी ही थी कि अचानक से पापा का फोन आया। हेलो पापा, आप कहाँ चले गए थे? सुबह से आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे बेटा, मेरा फोन साइलेंट में था, मैंने लिया ही नहीं। मैं तो बैंक के काम से चला गया था। तुम्हारे माँ के नाम पर एफडी पड़ी थी, उसी को तोड़वाने चला गया था। अब मुझे भी पैसों की क्या जरूरत है, जब तुम इस बार आना तो तुम्हारे नाम करवा दूंगा। अरे पापा, कैसी बातें करते हैं, अभी तो आपकी इतनी उम्र पड़ी है और आप ऐसे बोल रहे हैं। मुझे आपके पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पापा इस बार आप फोन साइलेंट में रख के भूल मत जाना। जब तक दिन में 1-2 बार आपसे बातें नहीं कर लेती तो मन को संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो। फिर से वही पुराना डायलॉग बोल दिए जगमोहन जी। लेकिन इधर गायत्री को चिंता कहाँ खत्म होने वाली थी। गायत्री रोज सुबह उठते ही चाय नाश्ता पति को देती थी। उसके बाद उसका नियम था कि अपने पापा से फोन पर बात करती, फिर उसके बाद दूसरा काम करती थी। आज भी गायत्री ने ऐसा ही किया था। लेकिन शाम को गायत्री जब खाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके पड़ोस वाली आंटी का फोन आता है। क्या हुआ आंटी, और तो सब ठीक है ना? अरे बेटी, अभी मैं तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल में छोड़कर आई हूँ। गायत्री हॉस्पिटल में छोड़ने का नाम सुनकर चौंक जाती है। क्या हो गया पापा को? अरे ज्यादा कुछ नहीं, पापा तुम्हारे दोपहर में अपने ही आंगन में फिसलकर गिर गए हैं। अच्छा हुआ कि मैं वहीं से निकल रही थी, तुम्हारी पापा की चीख सुनकर तुम्हारे घर पहुंच गई, और फिर मैंने और भी पड़ोस से कुछ लोगों को आवाज देकर बुला लिया।
तुम्हारे पापा सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए कुछ लोगों का सहारा लेकर तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों तक यहाँ एडमिट रखना पड़ेगा। कमर की हड्डियों में 2 जगह से गैप आ गया है। तुम्हारे पापा तो हिल डुल भी नहीं पा रहे, इतना काफी तकलीफ हो रही थी। अब तो उसका खाना बनाने का दिल कहा। उसने तुरंत अपने पति को फोन लगाया, अभी कहाँ हो? तो उन्होंने बताया, मैं ऑफिस में हूँ, जल्दी से आ जाओ। जब गायत्री का पति आया तो गायत्री ने बताया, ऐसी ऐसी हालत हो गई है पापा के साथ, हमें अब जल्दी चलना चाहिए, उनकी देख रेख कौन करेगा? तो गायत्री अपने पति के साथ रातों रात ही पहुंच जाती है और पापा के पास हॉस्पिटल सुबह होते होते पहुंचती है। उसके पापा देखकर कहती है, बेटी तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हूँ? गायत्री कहती, पापा आप नहीं बताएंगे तो क्या लगता है कि मुझे कोई नहीं बताएगा? अब गायत्री अपने पति को दूसरे दिन कहती है, देखो आपका बहुत जरूरी काम था, मुझे पता है आप किसी केस की तैयारी कर रहे थे, आप चले जाओ, मैं यहाँ पापा की देख रेख करूंगी, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। गायत्री के पति को भी इस बार ठीक लगता है कि ठीक ही तो कह रही है, इतना ऐसे इस तरह से अपने पापा को छोड़कर कैसे मेरे साथ आ जाएगी। गायत्री अपने पापा के साथ पूरे महीने घर में रुक जाती है। अब उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, चलने घूमने के लायक हो जाते हैं। तो गायत्री एक दिन कहती है, पापा अब तो सामान की तैयारी बनाओ और चलो मेरे साथ। क्या बात कर रही हो बेटी, मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूंगा? अब मैं ठीक हो गया हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अब मैं खुद ही खा बना लूंगा और अपने ही घर में रहूंगा। पापा आपको मेरी कसम, आप ज्यादा दिन के लिए नहीं तो कम से कम 10 दिन के लिए चलो, मेरी चिंता दूर रहेगी। प्लीज पापा इस बार मना मत करना। गायत्री की इस बार बहुत जोर जबरदस्ती करने पर जगमोहन जी उसके साथ दिल्ली चले ही जाते हैं। कुछ दिनों तक तो जगमोहन जी दिल्ली में रहते हैं। फिर अचानक से उनका मूड लगता है कि मैं आखिर बेटी के घर में आकर क्यों रह रहा हूँ? क्या मुझे किसी चीज की कमी है? मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, तो भी मैं हट्टा कट्टा आदमी हूँ, बना खा तो सकता हूँ। उन्होंने कह दिया, अब मैं जाऊंगा बेटी, बहुत हो गया, 15 दिन से तुम्हारे घर में हूँ। नहीं पापा, अभी थोड़ा काम बाकी है, आगे हफ्ते में कुछ पूजा रखने वाली हूँ, उसके बाद ही आप जाना। गायत्री ने भी कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन पापा को रोकने के लिए पूजा का नाम ले लिया। ठीक है बेटी, तेरी यह पूजा खत्म हो जाएगी तभी मैं चला जाऊंगा। एक दिन गायत्री और उसके पति और पिताजी सब तीनों लोग खाना खाने बैठे ही थे कि एक पड़ोस वाली आंटी सविता चाची आकर कहती है, अरे वाह गायत्री, तुम्हारे घर पर तो मेहमान आए हैं। हाँ हाँ आंटी, आइए ना, यह तो मेरे पापा हैं। अच्छा, अब कैसी है तुम्हारे पापा की तबीयत? गायत्री ने शायद अपनी पड़ोस वाली चाची को सारी बातें बता के रखी थी। अब तो ठीक है, आओ ना आंटी, बैठो हमारे साथ खाना खा लो। नहीं नहीं, नहीं बेटी, अभी खाने का मन नहीं है, मैं बाद में जाकर घर पे खा लूंगी। अरे नहीं आंटी, साथ में बैठो तो ज्यादा मत खाना, थोड़ा ही खा लो। गायत्री के बहुत जिद करने पर सविता जी टेबल पर बैठ जाती हैं और वह भी साथ में खाना खाने लगती है। तो गायत्री अपने पापा से परिचय करवाती है, पापा यह हमारे पड़ोस में रहती है, हमारा बहुत ध्यान रखती है। जब आपके दामाद नहीं रहते तो अगर मुझे कभी कोई तबीयत खराब हुई, कुछ भी हुआ, तो ये मेरा बराबर साथ देती है। सविता जी कहती है, अरे यह तो झूठ बोलती है, इससे ज्यादा तो यह मेरा ध्यान रखती है, वरना मेरा है ही कौन? तो जगमोहन जी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो बात बनाते हुए गायत्री पर कहती है, हाँ पापा, यह अकेली रहती हैं, इनके पति विदेश में रहते हैं, कभी कभार ही आया करते हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पर अकेले ही रह रही हैं। ओह ऐसी बात है, जगमोहन जी कहते हैं। फिर सत्ता जी अपने घर चली जाती हैं। जगमोहन जी को आए हुए 15 दिन से भी ज्यादा हो गया था। गायत्री भी जॉब करती थी। पापा के आने की वजह से 15 दिनों से अपनी ड्यूटी पर नहीं जा पाई थी, इसीलिए उसने एक दिन संकोच बस कह दिया, पापा क्या मैं ड्यूटी पर जाऊं? आपको कुछ अकेलापन तो नहीं महसूस होगा? नहीं नहीं बेटी। उसी समय पर फिर से सविता आंटी आ जाती है, तो कहती, आंटी जरा आप मेरे घर पर आते जाते रहना, अब मुझे ऑफिस भी जाना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ, मैं बीच बीच में आकर तुम्हारे पापा की खैरियत पूछ लिया करूंगी। दूसरे दिन से गायत्री अपनी ड्यूटी पर जाने लगी थी। अब जगमोहन लाल जी फिर से अकेले हो गए थे। वो फिर से अपनी पत्नी की चिंता में डूबने लगे। वह तो बेटी के रहने और दामाद के साथ खा भी लिया करते थे,
लेकिन आज सुबह से गायत्री ऑफिस गई थी, वो नाश्ता ही किए थे। उन्होंने खाना नहीं खाया। शाम तक उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। उनको चक्कर जैसा आ रहा था। तो जब सविता जी देखने आई, तो वह देखी कि उनका पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था। वह उनके माथे और हाथ को देखकर कहती है, अरे आपको तो तेज बुखार है। वही अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर दिखाती हैं। डॉक्टर उनका बीपी चेक करते तो कहते हैं इनका बीपी भी लो है। इन्हें कुछ खाने पीने को दो। ऐसा लग रहा है कि सुबह से इन्हें ना कुछ खाया ना पिया है। इन्हें पानी। डॉक्टर कुछ पाउडर देते हैं और कहते हैं यह पानी में घोलकर पिलाओ। इनका बीपी नॉर्मल होना चाहिए। अब तक तो गायत्री के आने का भी टाइम हो चुका था। सविता अभी गायत्री के घर पर ही थी। उन्होंने जब सविता को देखा तो कहने लगी, थैंक यू आंटी, आप जो मेरे घर पर बैठी थी। ऐसी बात नहीं है बेटी, मैं तो आकर भी चली गई थी, लेकिन जब मैं दोबारा आई तो तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी। इसीलिए मैंने डॉक्टर को बुलाकर चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा अब सब ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। तो गायत्री फिर पापा को डांटने लगी, पापा आप फिर से अपना ध्यान नहीं रखे। मुझे पता है आपने ना कुछ खाया होगा ना पिया होगा और ना ही अपनी बीपी की दवाइयां ली होगी। नीचे सर झुकाए हुए पूरा सुन रहे थे जगमोहन जी। गलती तो उनकी थी, उन्होंने आज सच में बीपी की दवाइयां नहीं ली थी। गायत्री के ऊपर भी डबल प्रॉब्लम हो चुकी थी। अब वह अपने पापा को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और ऑफिस शुरू कर दिया था। 15 दिन छुट्टी लेने के बाद तो वह वहां भी बंद नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन फिर से गायत्री ने कहा, सविता आंटी मेरे पापा का ध्यान रखना। दूसरे दिन सरिता आना जाना लगाए ही रही। अपने घर से वह कई बार चाय बनाकर लाई, कई बार उनका ख्याल पूछती रही। आज तो उन्होंने खाने के लिए भी पूछा कि आपने खाया है कि नहीं। कल के जैसे लापरवाही नहीं चलेगी। लेकिन वह जब बताए कि मैं खाने ही जा रहा हूँ, तो सरिता आंटी खुद ही खाना निकाल कर लाई और बोली, खाना खा लो। आज वह पूरा दिन सही तरीके से ध्यान रखती रही और दवाइयाँ देती रही। इसीलिए जगमोहन जी को कुछ नहीं हुआ, वह ठीक थे। इसी तरह से सविता आंटी अब जगमोहन जी का मन से ध्यान रखने लगी थी। उनकी दवाइयाँ और सही पर खाना मिलने की वजह से वह अब पहले से स्वस्थ होने लगे थे। अब बीच में उनकी तबीयत भी खराब नहीं हुई थी। तो उन्होंने कह दिया, बेटी तेरी पूजा जब होगी तो मुझे बुला लेना। फिलहाल मुझे जाने दे, अब यहाँ मुझे नहीं रहना। एक दिन खाना खाने के टेबल पर सब लोग बैठे ही थे, तो गायत्री ने डरते हुए अपने पापा से कहा, पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके बाद आपका जो फैसला होगा वह हमें मंजूर है। कौन सी बात है बेटी? मुझे फैसला करना पड़ेगा। अब मेरे जीवन में ऐसा बचा ही क्या है जिसका मैं फैसला करूं? पापा आपके जीवन में बहुत कुछ बचा है। आप पहले मेरी बात तो सुनिए। हाँ बेटी, बताओ। अब तुम ही तो हो, जो कहोगी वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। पापा मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली जिससे आपको कोई तकलीफ हो, पर इस बात के लिए मैं पहले आपसे माफी मांग लेती हूँ। अब आप जब इतना जाने को तैयार ही हैं तो यह बात भी सुनते जाइए। पापा आप उन सविता आंटी से मिली थी ना? हाँ बेटी, सविता आंटी बहुत ही अच्छी नेक दिल वाली औरत है। हाँ पापा, आपसे मैंने झूठ कहा था कि सविता आंटी के पति विदेश में है। सविता आंटी आज 8 साल से विधवा औरत है। उनके पति आर्मी में थे, वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। लेकिन उन्होंने अभी तक यह सब किसी को नहीं बताया, क्योंकि एक विधवा औरत का अकेले जीना किसी मुसीबत से कम नहीं होता है। इसीलिए आंटी सबके सामने यही कहती हैं, हमारे इतने क्लोज होने की वजह से हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब जगमोहन लाल जी अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखने लगे कि आखिर मेरी बेटी इतना सब कुछ सुनाकर कहना क्या चाहती है। तो वह बेटी कहती है, पापा यदि आप कहे तो। हाँ हाँ, अभी भी एक बेटी कैसे अपने पापा से इस तरह से कह सकती है? कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसका कलेजा धक धक हो रहा था, कहीं मेरे पापा को बुरा ना लग जाए। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, पापा आप सोच लीजिए, यह आपकी जिंदगी का सवाल है। यदि आपने अभी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पापा मुझे आपकी बड़ी चिंता रहती है। अब शायद कुछ कुछ जगमोहन जी के समझ में आ रहा था कि मेरी बेटी क्या कहना चाहती है। तो फिर उसने हिम्मत करके कहा, जी पापा, ये सविता आंटी, क्या सविता आंटी के साथ आपकी शादी हो सकती है? अब अपनी बेटी के मुंह से ऐसे शब्द को सुनकर वह अवाक से रह गए। बेटी और दामाद के सामने क्या जवाब देते? फिर उन्हें बोलना ही तो था। बेटी यह तुम क्या बातें कर रही हो? क्या मेरी यह शादी की उम्र है?
हाँ पापा, शादी की उम्र तो नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से अकेले उस घर में घुट घुट कर रहते हैं, आपको एक साथी की जरूरत है जो आपका ध्यान रखे, आपके साथ रहे। पापा, सविता आंटी भी अकेले जीवन गुजार रही है, उन्हें भी एक साथी की जरूरत है। आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। मैंने देखा 1 महीने में सविता आंटी ने आपका कितनी अच्छी तरह से ध्यान रखा। आप मेरे साथ भी रहना पसंद नहीं करते और मैं अपना घर परिवार छोड़कर आपके साथ नहीं रह सकती। हाँ बेटी, यह तो मैं जानता हूँ और मैं कभी चाहूंगा भी नहीं कि तुम अपना घर और पति छोड़कर मेरे घर में रहने आओ। तो फिर पापा, क्या आप यही चाहते हैं कि आपकी बेटी चिंता कर करके और यहीं घुट घुट कर मरती रहे? नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। तुम जो कहोगी मैं वह कर लूंगा। लेकिन क्या सविता आंटी इस बात के लिए राजी होंगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए। पहले मैंने सविता आंटी से बात कर लिया है, उसके बाद ही आपसे बात कर रही हूँ। अब पापा थोड़ा शर्मा सा गए थे, वह अपना सर नीचे झुका लिए। आज गायत्री के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। माँ को गए हुए 1 साल होने वाला था। गायत्री ने पहली बार मुस्कुराया था। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं इस नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आप कहाँ से यह कहानी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताना मत भूलिए। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।